हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मुस्लिम लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक जो कि है इद्दत। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इद्दत को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा उस जमाने में जब ऐसे कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं हो सकते थे जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सके कि जो चाइल्ड कंसीव हुआ है उसके फादर या मदर कौन है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि इन दोनों की शादी हुई थी अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। इन मोहतरमा से शादी हुई, पर कुछ टाइम बाद इन्होंने इनको डाइवोर्स दे दिया, डाइवोर्स हो गया इनके बीच में। और 2-3 दिन बाद ही इन्होंने शादी कर ली इस लड़के से जो कि बहुत ही खुश दिख रहा है, चैटे वैटे चल रही है मोबाइल में। तो इनसे इन्होंने शादी कर ली। पर बात क्या हुई कि 9 महीने बाद ही एक चाइल्ड कंसीव इन्होंने किया। अब कंफ्यूजन ये अराइज हो गई कि वेदर ही इज द फादर और ही इज द फादर। तो ऐसी कंफ्यूजन अराइज ना हो तो उसकी वजह से इद्दत का कंसेप्ट इवॉल्व किया गया था मुस्लिम पर्सनल लॉ में। और इसमें बोला गया था कि अगर कोई मैरिज डिसॉल्व होती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में ड्यू टू डेथ ऑफ द हस्बैंड या फिर ड्यू टू डाइवोर्स, तो उस केस में वुमेन को एक टाइम पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा जिसके दौरान वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। और इसी को ही कहा जाता है इद्दत का टाइम पीरियड। अब दोस्तों, डेथ के केस में और डाइवोर्स के केस में अलग अलग टाइम पीरियड है इद्दत के जो ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। अगर डेथ हुई है हस्बैंड की जिसकी वजह से मैरिज डिसॉल्व हुई है तो इद्दत का टाइम पीरियड होगा 4 मंथ एंड 10 डेज। पर अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो उस केस में ये देखा जाएगा कि कौन सा टाइम पीरियड लॉन्गर है। अगर उनका डिलीवरी का जो टाइम है वो 5 महीने बाद का है तो 5 महीने एक लंबा समय है एज कम्पेयर टू 4 मंथ एंड 10 डेज। तो इद्दत पीरियड लास्ट करेगा टिल 5 मंथ्स। पर अगर जो आज जैसे डेथ हुई है और डिलीवरी का टाइम पीरियड है 3 महीने बाद ही, तो 3 महीने एक छोटा टाइम पीरियड है एज कम्पेयर टू 4 मंथ्स। तो जो इद्दत का टाइम पीरियड होगा वो होगा 4 मंथ एंड 10 डेज का, क्योंकि लॉन्गर टाइम पीरियड है। वहीं जब हम बात करते हैं डाइवोर्स की वजह से अगर मैरिज डिसॉल्व हुई है एंड द वुमेन इज सब्जेक्टेड टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, तो उस केस में जो इद्दत का टाइम पीरियड होगा वो होगा 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज का। अगर शी डज नॉट अंडरगो मेंस्ट्रुएशन तो उस केस में जो इद्दत का टाइम पीरियड होगा वो होगा 3 लूनर मंथ्स का। अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो इद्दत का पीरियड लास्ट करेगा टिल डिलीवरी, या फिर अगर एबॉर्शन होता है तो टिल एबॉर्शन। अब बात करते हैं अगर मैरिज कॉन्सुमेट ही ना हुई हो, अगर उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं हुआ है, तो अगर मैरिज डिसॉल्व होती है उसके बाद ड्यू टू डेथ ऑफ द हस्बैंड, तो उस केस में तो इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पर अगर डाइवोर्स की वजह से मैरिज डिसॉल्व होती है और मैरिज कॉन्सुमेट नहीं हुई है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो उस केस में इद्दत को ऑब्जर्व नहीं करना पड़ेगा वुमेन को। तो ये बात आप याद रखिएगा। और इद्दत का पीरियड उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन हस्बैंड की डेथ हो जाए या फिर जिस दिन डाइवोर्स की डेट तय हो जाती है। तो जिस दिन डाइवोर्स दिया जाएगा उसी दिन से इद्दत पीरियड शुरू हो जाता है, या जिस दिन हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसी दिन से इद्दत का पीरियड शुरू हो जाता है। पर अगर बात यह है कि आज हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया था या फिर आज हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वुमेन को इसके बारे में पता चला 6 महीने बाद, तो अब 6 महीने बाद इस बात की पता लगा है उन्हें वुमेन को, तो उस दिन से उन्हें इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम लैप्स हो चुका है। ये बात आप याद रखिएगा। और एक और बात कि अगर बाई चांस आज एक इद्दत का पीरियड वुमेन एब्जॉर्व कर रही है क्योंकि मैरिज डिसॉल्व हो गई थी ड्यू टू डाइवोर्स की वजह से मैरिज डिसॉल्व हो चुकी है, और उस दौरान वुमेन एक इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करी है और उसी दौरान हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जब वो ये पीरियड ऑब्जर्व करी थी तो उन्हें एक फ्रेश इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा फॉर 4 मंथ एंड 10 डेज। थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है पर मैंने कोशिश की है इसको थोड़ा इजी बनाने की आप लोगों के लिए। तो अगर डाइवोर्स के दौरान डाइवोर्स हो गया और इद्दत का पीरियड कोई ऑब्जर्व करिए वुमेन और उस दौरान ही हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो फिर से एक और फ्रेश इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा 4 महीने और 10 दिन का। और इद्दत के दौरान ये ड्यूटी होती है हस्बैंड की कि उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा अपनी वाइफ को। तो ये बात आप याद रखिएगा। और अगर हस्बैंड की 4 शादियां हुई भी थी और फोर्थ वाइफ से उन्होंने डाइवोर्स लिया है और अभी वो इद्दत का पीरियड चल ही रहा है, तो उस दौरान हस्बैंड जो है वो फिफ्थ मैरिज नहीं कर सकते, वो 5वीं शादी नहीं कर सकते जब तक ये इद्दत का पीरियड खत्म नहीं हो जाता। एक और बात ये आती है कि बाई चांस आप मानिए कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स हो गया और इद्दत का पीरियड चल रहा है और उसी दौरान या तो हस्बैंड की डेथ हो जाती है या फिर वाइफ की डेथ हो जाती है, अभी इद्दत का पीरियड खत्म नहीं हुआ है, तो जो अगर बाई चांस वाइफ की डेथ हो गई है तो हस्बैंड के पास ये राइट है कि वो उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं, या फिर अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ के पास ये राइट है कि वो उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है, प्रोवाइडेड द डाइवोर्स हैज नॉट बिकम इरिवोकेबल
बिफोर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड। अब दूसरा केस क्या आता है कि हस्बैंड ने वाइफ को डाइवोर्स दिया है, पर उस समय डाइवोर्स दिया है जब वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे जिनसे उनकी डेथ की प्रोबेबिलिटी काफी हाई थी। तो डेथ बेड पे डाइवोर्स दिया गया है और इद्दत का पीरियड अभी चल ही रहा था और हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो इस केस में जो वाइफ है उनके ये राइट होगा कि वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है, इवन इफ द डाइवोर्स हैज बिकम इररिवोकेबल प्रायर टू हिज डेथ। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर मैंने कोशिश की है, अगर आप इसको धीरे धीरे समझेंगे इस वीडियो से तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।